थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद आगे चलेंगे। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं वर्ड यूज करूँ बॉन्ड, तो बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब आप अगर आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ या किसी भी रिलेशन में अगर आपका बॉन्ड है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो और आप बंध के रहते हैं, ठीक है, या कोई धागा मैंने उनको बांध रखा है और आपने अपने आप को बांध रखा है और आप हमेशा साथ साथ रहते हैं। बॉन्ड का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होती है, दैट इज लव, ठीक है ना। तो जैसे मैं जनरल बात बोलूं तो केमिस्ट्री बिटवीन द एटम्स क्या कहलाती है, बॉन्ड कहलाती है। केमिस्ट्री बिटवीन द एटम्स क्या कहलाती है, बॉन्ड कहलाती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बेटे केमिकल बॉन्ड की, तो आप कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स that hold them together as a molecule, ठीक है। मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर एटम्स को आप जोड़ के रख रहे हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो वो क्या होता है आपका केमिकल बॉन्ड। जैसे दो एटम है बेटा ए और बी, अगर मैं इनको जोड़ के इकट्ठा पास ले आ रही हूँ ए और बी, तो ये मैं ये कहूंगी कि अब इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड है। यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में है बेटा, इंडिपेंडेंट एटम की फॉर्म में, दोनों के दोनों। और यहाँ पर किस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। Is that clear? तो केमिकल बॉन्ड एक सिर्फ क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करेगी, दो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ रह सके और क्या बना सके, मॉलिक्यूल बना सके। तो इस टाइप की बॉन्ड को, इस टाइप के अट्रैक्शन को मैंने नाम दिया है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आगे मैं अगर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करूं, तो बेटे अपने पास एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा अपने पास होता है बेटा आयोनिक, तीसरा अपने पास है बेटा वंडरवॉल फोर्सेस, फोर्थ अपन के पास है बेटा मेटालिक। बेसिकली यही टाइप होती है, लेकिन एक वंडरवॉल की स्पेशल टाइप होती है जिसको मैं नाम देती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताई थी कोवेलेंट की स्पेशल टाइप, जिसको मैंने नाम दिया था बेटा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सिंपल अभी हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द एटम्स जो उन अट्रैक्शन को होल्ड करके रखती है बिल्कुल अपने साथ साथ, ताकि आप क्या कर सको, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सको। और जो केमिकल बॉन्ड होता है वो आपका टोटल देयर आर ऑफ 5 टाइप्स, मेनली 4 ही टाइप्स हैं, कोवेलेंट, आयनिक, वंडरवॉल और मेटालिक। लेकिन वंडरवॉल की एक स्पेशल टाइप है जिसको हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और कोवेलेंट की भी स्पेशल टाइप है जिसे हमने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो देयर आर टोटल, आप टोटल अगर बात करें तो देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो आपको यहाँ पर पढ़े, ठीक है। अब बॉन्ड बनते क्यों हैं, इस चीज पे अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी है ये। जैसे ए है बेटे और आपका बी है, ए और बी ने जुड़ के मैंने बोला ए बी बना दिया। जरूरी नहीं है एक दूसरे के साथ भिड़ के रहेंगे, थोड़ा दूर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, रीजन क्या है, रीजन है इनके बॉन्ड बनाने का, रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नहीं समझा वो इसको ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बेटे जी टेंडेंसी टू गेन या अट्रैक्ट
द इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, किसी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन पसंद है और वो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं कर रहा, उसको छोड़ रहा है, उसको नहीं लेना चाहता, तो हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, कम है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में यहाँ पे दो केसेस आए बेटे जी। एक मैं बोल सकती हूँ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरी मैं बोल सकती हूँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सिंपल अगर मैंने लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिली तो इसका मतलब है बेटे टेंडेंसी लो कर दो आप, लो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या गेन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, लो होगी। तो इसका मतलब हो सकता है इसके पास हाई टेंडेंसी हो टू लूज द लूज करने की टेंडेंसी उसके पास हाई हो, ये हो सकता है। इसी तरह से अगर आपने बोल दिया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका मतलब है हाई टेंडेंसी ऑफ गेन या अट्रैक्टेड। और आप कह सकते हैं कि लो टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर लो होगी तो इस केस में एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा बेटे, कैटायन बनाएगा। बहुत आसानी से। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है तो इस केस में एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा बेटे, एनायन बना देगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो कैसे होगा। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज कैरेक्टर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ये होता है बेटा 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा का स्क्वायर। यहां पर डेल्टा होगा बेटा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एटम लिया बेटा, देखो जरा A प्लस B, मेरा बन गया बेटा AB। ठीक है, मैं कह रही हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू 3.9 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू 2.0। तो डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आएगा 3.9 माइनस 2.0, कितना आ गया बेटे 1.9। ठीक है, तो 1.9 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप, 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने बोला x% आया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि x परसेंटेज अगर ज्यादा हो किससे, 50% से, तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक टाइप का होगा। और इसी तरह से x परसेंटेज अगर लेस है बेटा 50% से, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा। बात समझे बेटे। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये देखना हो कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा
और आपको डिफरेंस दिया हुआ हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी हो, तो आप माइनस करके कैलकुलेट कर लोगे डेल्टा। डेल्टा को फॉर्मूले में पुट करोगे, पुट करके आप परसेंटेज देख लेना। अगर 50% से ज्यादा आ जाए तो बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक। 50% से कम आ जाए तो बॉन्ड कैसा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बेटे, तो हमारे पास केस कितने बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास कई केस है बेटा, 3 ही है मेन। तो केस फर्स्ट केस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जोड़ दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की लो है, इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और आप कह सकते हो कि इंटरेस्टेड इन, सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और आप कह सकते हो, बोलो, इंटरेस्टेड इन शेयरिंग, मतलब गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बात पढ़ते ही आपके दिमाग में एकदम से अब आप क्लिक करेगी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, ठीक है, और इंटरेस्ट है उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने में, तो इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, मेटल्स की होती है। तो इसीलिए यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका बने मेटालिक बॉन्ड। चांसेस है कि आपका क्या बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। अब मैं बात करती हूँ बेटे केस 2। केस 2 में मैंने ले लिया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दोनों की मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटे, हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, हाई है। तो अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन losing the electrons or interested in gaining the electrons. अब दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, सिर्फ गेन करना चाहता है। इसका मतलब ये भी लूज नहीं करना चाहता, गेन करना चाहता है, ये भी लूज नहीं करना चाहता, गेन करना चाहता है। अब दोनों ही एटम अगर गेन करना चाहेंगे तो उस केस में आपका बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि ना वो देना चाहता ना वो देना चाहता, तो दोनों एग्री करेंगे कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं। भाई हम दोनों देने की बजाय क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं बेटा केस थर्ड में। केस थर्ड में मैंने एक ले लिया बेटा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक की मैंने ले ली बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटे, गेन करेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या करेगा, लूज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस केस में आपके पास बॉन्ड बनेंगे बेटा आयोनिक। तो जरा ध्यान देंगे प्लीज, मेटालिक बॉन्ड को कभी भी रिप्रेजेंट करने के लिए बॉन्ड का सिग्नल यूज नहीं करते, सिंपली एटम्स को इस तरह से रखते हैं, दैट इज ए। ठीक है, कोई भी हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपको ए के बीच में प्रॉपर दूरी दिखा के इसको बॉन्ड का साइन लगाना होता है।
जैसे मैं या फिर ऐसे कह सकती हूँ ए बॉन्ड ए, ठीक है बेटे। आयनिक बॉन्ड के अंदर आप क्या करते हो बेटा, ए पॉजिटिव और दूसरा इसने लूज किया, दूसरा गेन करेगा तो दैट इज Cl नेगेटिव। तो जो आयंस होते हैं ना वो क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते रहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी मोल्टन स्टेटस में फ्लो करते हैं तो यूं ही पड़े रहते हैं, इसीलिए इनके बीच में बॉन्ड नहीं दिखाते। सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको हमको बोल देते हैं आयनिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आपके 3 केसेस बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आयनिक बॉन्ड और उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड आपको पता है बेटा किस चीज से बना है, आयन से बना होगा। और आयन्स आपके 2 तरह के हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे मैं कह रही हूँ बेटा A प्लस बी, मेरा बन गया A पॉजिटिव और B नेगेटिव। तो कैटायन के केस में मैंने बोला बेटा A पॉजिटिव लिया हुआ है, एनायन के केस में मैंने B नेगेटिव लिया हुआ है। मेरी बात समझिए आप? तो कैटायन और एनायन A पॉजिटिव और B नेगेटिव का केस है। जरा ध्यान से देखेंगे इसकी कंडीशन, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटे मेरे को साफ दिख रहा है, मुझे A को कन्वर्ट करना पड़ेगा A पॉजिटिव में। और आयन की जो स्टेट होती है ना बेटे, आयन की जो स्टेट होती है वो गैसियस होती है। कौन सी होती है? गैसियस। तो इसकी भी क्या होगी बेटे? गैसियस। तो सिंपल सी बात है, मैं ये कह रही हूँ मेरे पास अगर A सॉलिड था तो मुझे उसे कन्वर्ट करना है A पॉजिटिव गैसियस में, प्लस में बाहर निकालना है। इज दैट क्लियर? इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। क्या होती है स्टैंडर्ड स्टेट? एक बार ये बात समझिए। जैसे मैंने बोला H2, Cl2, O2, N2, ये सभी के सभी आपकी किस फॉर्म में मिलती हैं? गैस में। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से मैंने अगर बोल दिया Br2, तो ये इसकी क्या होगी बेटा, कौन सी फॉर्म में मिलती है? ये लिक्विड में। तो अगर मैंने रिएक्शन में Br2 यहाँ लिख रखा है और वो लिक्विड की फॉर्म में लिख रखा है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, ये आपकी लिक्विड में। इसी तरह से मैंने बोल दिया Na सॉलिड में होता है बेटे, ठीक है, Mg और P4S8, तो ये सभी के सभी आपके किस में मिलते हैं बेटे? सॉलिड में मिलते हैं। तो जो एटम धरती में जिस स्टेट में मिलता है ना वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। तो स्टैंडर्ड स्टेट से आपको गैसियस के आयन में कन्वर्ट करना है। बात समझ आ गई? और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रही हूँ बेटे, एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सिंपल सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एटम, जो एटम आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो जल्दी से अगर लूज कर देगा तो इसका मतलब A पॉजिटिव उतनी जल्दी बन जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिनका फर्स्ट लेक्चर है भाई वो ध्यान देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from isolated gaseous atom। इसको मैं समझाऊंगी अभी। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा देखिए बेटे। मैंने बोला बेटे NaS सॉलिड है,
सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है, आइसोलेटेड गैसियस में से निकलता है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, तो अकेला ही है, ठीक है। तो एक वर्ड तो कंप्लीट कर रहा है, आइसोलेटेड यूज हो रहा है। दूसरा कह रहा है वो गैसियस होना चाहिए, तो Na को मैं यूज करूंगी बेटा Na गैसियस। फिर उसमें से मैं क्या करूंगी बेटा, एनर्जी दूंगी और वो कन्वर्ट होएगा, देखिए Na पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिख रहा है सॉलिड से कन्वर्ट हुआ गैस में, तो प्रोसेस कौन सा हुआ, सब्लिमेशन। और उसके बाद आपका गैसियस एटम से कन्वर्ट हुआ है गैसियस आयन में, तो आपका प्रोसेस हुआ आयोनाइजेशन। तो बेटा गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस आयन में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ Cl2, Br2 ले लेते हैं हम। अभी आपने पढ़ा Br2 क्या है, गैस, लिक्विड है, सॉरी, अभी आपने पढ़ा। तो बेटा लिक्विड से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, तो लिक्विड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले Br2 गैस में। अब बेटा ये आइसोलेटेड तो नहीं है, दो एटम इकट्ठे हैं, अलग अलग पहले एटम को बनाना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगी 2Br, ठीक है। कौन सी स्टेट है बेटा, गैसियस। अब इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे बनेंगे 2Br पॉजिटिव, कौन से, गैसियस, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। एक Br में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 में से कौन से निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट है बेटा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ये प्रोसेसेस आपको 10th में आपने पढ़ी थी, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। गैसियस से अलग अलग किया, एटम को अलग अलग किया ना, एटम को तोड़ तोड़ के अलग कर दिया, प्रोसेस कहलाएगी बेटा एटोमाइजेशन। अब आयन निकाल लिया तो प्रोसेस कहलाएगी आयोनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाना चाहिए, ताकि वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाए, ए पॉजिटिव आयन। कौन सी स्टेट के, गैसियस स्टेट। बात समझ आई, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो बेटे, सेकंड कंडीशन ले रही हूं मैं बी की, बी गैसियस को कन्वर्ट करना है बी नेगेटिव गैसियस में, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन दे। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और इसको इलेक्ट्रॉन अगर पसंद है तो ये जल्दी से ले लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से ले लेगा तो जल्दी से बना देगा Br नेगेटिव। बात समझ रहे हो, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ सेकंड पॉइंट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, गेन कर लेगा, और एटम अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जल्दी से कन्वर्ट करेगा अपने आप को किसमें, एनायन। तो सेकंड स्टेप यही है। अब आप कहेंगे किस में, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बेटे, गैस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन डालना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटम की स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैस, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डालने के लिए भी एटम की स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैस। तो यहाँ पर भी टर्म ये आपको याद रखनी है, दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर आप टेस्ट में ये नहीं लिखते हैं तो मैं बहुत बढ़िया तरह से नंबर काटूंगी भाई। टेस्ट मेरे अकॉर्डिंगली ही अटेम्प्ट होना चाहिए, जिस तरह से मैं करवा रही हूँ मुझे उसी तरह का टेस्ट चाहिए। कभी आप लोग कहें कि मैम बुक में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे को आप लोगों की बुक से मतलब नहीं है, जैसा मैं करवा रही हूँ बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटे Br2, अगर मेरा लिक्विड है तो सबसे पहले उसको यहीं पर आपको यहीं इसी में बता रही हूँ मैं, Br2 लिक्विड है तो उसको कन्वर्ट करोगे गैस में, दैट इज वेपोराइजेशन। अब उसके बाद उसको एटम्स में अलग अलग कन्वर्ट करोगे, दैट इज एटमाइजेशन। उसके बाद अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन देना है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बन गया 2Br नेगेटिव, दैट इज गैसेस। तो अब यहाँ आयोनाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है बेटे लव, प्यार। तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन से प्यार करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने के लिए, उतनी एनर्जी हम दे देंगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ले लेगा। तो ये 2 कंडीशन आपकी हो गई है। थर्ड इज योर लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
सबसे पहले तो लैटिस एंथैल्पी होती क्या है वो समझ लीजिए। जैसे मैंने 2 ए लिए बेटे, 1 बी लिया, तो मेरा 1 मोल बना है A2B। तो इस 1 मोल को बनाने में जो एनर्जी लगी वो आपकी क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एनी एटम। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी is the energy required to form 1 mole of any compound. किसी भी कंपाउंड का 1 मोल बनाने में जो एनर्जी चाहिए या जो निकलेगी वो कहलाएगी आपकी लैटिस एंथैल्पी। बात समझ आई? अब जितनी एनर्जी बनाने में लगी है ना बेटे, उतनी एनर्जी तोड़ने में लगती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं इसको दोबारा से तोड़ूं तो बना देगा 2A प्लस में B। ठीक है, फर्क क्या है, एटम को पास लाने के लिए लैटिस एंथैल्पी हमेशा निकलेगी, Le से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये बाहर निकलेगी बेटे। ठीक है, और यहाँ ही अंदर मतलब हमें जरूरत पड़ेगी, हमें डालनी पड़ेगी। समझ आई बात? जब आप एटम्स को पास लेके आते, तो जब आप 2 एटम्स को क्लोज लेके आते हैं तो आपका लैटिस एंथैल्पी क्या करती है, रिलीज निकलती है, बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि एटम्स को अगर आप क्लोज कर रहे हैं, एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज करेगी। लेकिन अगर आप एटम्स को तोड़ के उनको कॉन्स्टिट्यूट में बनाते हैं तो एनर्जी क्या होगी बेटा, देनी पड़ेगी। बात समझ आई? तो लैटिस एंथैल्पी इज एन आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका एटम से जुड़ के कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। बात समझ आई? ठीक है, आज का लेक्चर यही फिनिश करेंगे, कल हम लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करेंगे बेटा जी।